हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। ओके, योगात्मक बहुलकीकरण मेनली दो क्रियाविधि से प्रोसीड होता है। वो दो कौन कौन सी है देखिएगा। दैट इज फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन ओके, या मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज आयनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ओके, पूरा आप लिख लीजिएगा, आयनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ओके, जो आयनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन है वो फर्दर दो टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ आयन कि मैकेनिज्म के दौरान कौन सा आयन एज अ इंटरमीडिएट बनता है उस अकॉर्डिंग कैटायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन। एनायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ओके, धनायनिक योगात्मक बहुलकीकरण और ऋणायनिक योगात्मक बहुलकीकरण, यह एडिशनल पॉलीमराइजेशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कितने टाइप से पॉसिबल है? ये जो मैकेनिज्म के टाइप्स हैं ये एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट है कि मैकेनिज्म के दौरान या एडिशनल पॉलीमराइजेशन के दौरान रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। ठीक है, रिएक्शन की क्रियाविधि में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है उस अकॉर्डिंग। अगर इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है किसी एडिशनल पॉलीमराइजेशन में तो वो मैकेनिज्म हो जाएगी फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ओके, और कोई आयंस बन रहे हैं तो आयंस यूनिट दो टाइप के हो सकते हैं, कैटायनिक भी और एनायनिक भी, है ना। आयंस बन रहे हैं तो या तो कैटायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन या एनायनिक। अगर एनायन एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है तो एनायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ओके, अच्छा, सबकी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। कौन सी वाली मैकेनिज्म कब प्रोसीड होनी है डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है या मोनोमर यूनिट क्या है, और ओवरऑल स्टार्ट में आपने क्या ले रखा है। जैसे आपने कोई पेरोक्साइड ले रखा है या फिर आपने कोई एसिड ले रखा है या बेसिक मीडियम ले रखा है, उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि मैकेनिज्म कौन से पाथवे को फॉलो करेगी या मैकेनिज्म में कौन सा वाला इंटरमीडिएट बनना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगाइएगा, फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ओके, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकीकरण, राइट। ओके, एडिशनल पॉलीमराइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड शर्त है कि क्या होना चाहिए, अगर रिएक्शन किसी रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में हो रही है। रेडिकल इनिशिएटर बोले तो ऐसा कोई स्पीशीज जो रेडिकल फॉर्मेशन करता है, तुरंत रेडिकल बन जाता है, जैसे ऐसी कोई स्पीशीज की प्रेजेंस में इफ एडिशनल पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो रेडिकल एज इंटरमीडिएट बनेगा, रेडिकल से स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन। और यू नो वेरी वेल दैट इफ किसी रिएक्शन में एक बार रेडिकल बन गया
तो फिर जब जब वो रेडिकल किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के कांटेक्ट में आएगा तो होमोलैरिटी क्लीवेज करवाता जाएगा और रेडिकल नया बनता जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा पहले इसमें, इन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, इन फ्री रेडिकल additional polymerization a radical initiator is required। ये मस्ट कंडीशन है भाई इसकी, ऐसे अपने आप ही नहीं होती है ना। a radical initiator is required, is required नेक्स्ट। अच्छा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे कि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के लिए रेडिकल इनिशिएटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देन लिखेगा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन takes place in following steps। फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले तो चेन इनिशिएट होगी ना, रेडिकल को जो भी रेडिकल इनिशिएटर है वो क्या करेगा, रेडिकल बनाएगा जो कि मोनोमर यूनिट के कांटेक्ट में आएगा, उसका होमोलैरिटी क्लीवेज होगा। एक बार मोनोमर यूनिट में रेडिकल बन जाए उसके बाद तो वो रेडिकल मोनोमर यूनिट जिसमें रेडिकल बना है वो जिस जिस स्पीशीज के कांटेक्ट में आएगी, जिस मोनोमर यूनिट के कांटेक्ट में आएगी उसका होमोलैरिटी क्लीवेज या समांश विखंडन करवाती जाएगी और आगे से आगे अटैचमेंट होता जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएटिंग स्टेप या चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, चेन इनिशिएशन स्टेप। श्रृंखला प्रारंभिक पद, क्या लिखेंगे आप, श्रृंखला प्रारंभिक ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल, कोई भी चेन रेडिकल इनिशिएटर ले लीजिए, मेनली पेरोक्साइड लिया जाता है, कोई ऐसे स्पीशीज ली से पेरोक्साइड बोल है, ठीक है। आप सब अच्छे से जानते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ओके, जो कि वीक होता है। जैसे ही थोड़ा सा ही आप उसको फोटोकेमिकल कंडीशन दें तो होमोलैरिटी क्लीवेज हो जाएगा तुरंत इस वाले बॉन्ड का जो वीक है, ठीक है। हमें पता है इसी का होमोलैरिटी क्लीवेज क्यों होगा, समांश विखंडन क्यों होगा, क्योंकि ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेम स्ट्रेंथ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दोनों एक अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोनों का नेचर एक ही तरीके का है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो सेम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों जगह, राइट। क्या बनेगा, 2RO रेडिकल बन गया ना, रेडिकल है ना, दो स्पीशीज बनेगी ऐसी। बस एक बार ये बन गया और ये जैसे ही मोनोमर यूनिट के कांटेक्ट में आ जाए, इसको ए लिख दूं, इसको बी लिख दूं, ठीक है। मोनोमर यूनिट के कांटेक्ट में ले आइए इसको, ये RO रेडिकल मोनोमर यूनिट फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक चीज और, हम लोग यहाँ पर
एडिशनल पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं, है ना, योगात्मक बहुलकीकरण। तो इसकी सबसे पहली शर्त तो यही थी, तो कल आपको नोट करवाई गई थी, कि जो मोनोमर यूनिट है वो कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड मोनोमर यूनिट है वही एडिशनल पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमराइज्ड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ जो भी मोनोमर यूनिट लेंगे वो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त, मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, ये मैंने ले लिया। ये कोई भी ग्रुप है, एक्स कोई भी ग्रुप है, हैलाइड नहीं, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, हैलाइड हो सकता है, अदर कोई भी हो सकता है। ओके, दिस इज मोनोमर यूनिट, एकलक इकाई। ठीक है, ये जैसे ही इस रेडिकल, एक बार रेडिकल बनते ही इस रेडिकल कांटेक्ट में आएगी, तो आपको पता ही है जब जब भी रेडिकल किसी के 20% कांटेक्ट में आता है तो उसका सबसे वीकेस्ट जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर नो डाउट पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड बहुत सारे एक पाई बॉन्ड है, हमें अच्छे से पता है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा वीक होता है क्योंकि वो कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज यानी समांश विखंडन होगा और स्पीशीज क्या बन जाएगी, अच्छा, समांश विखंडन होगा, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल है ही ऑलरेडी, ये रेडिकल इस रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये रेडिकल रिमेनिंग रह जाने वाला है। हर बार ऐसे ही होता है ना कि पुराना रेडिकल नए रेडिकल से ऐड हो जाएगा और एक नया रेडिकल जनरेट हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। ओके, दिस इज रेडिकल, क्लियर। अच्छा, एक कंडीशन और है, कईयों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि जो RO रेडिकल है वो इस रेडिकल से कनेक्ट क्यों हुआ, यहाँ भी तो रेडिकल बना था, इससे क्यों नहीं कनेक्ट हो गया, या ये CH2 रेडिकल फ्री क्यों नहीं रहा, ये क्यों रहा, ठीक है। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। देखो रेडिकल यहाँ जो बनेगा वो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहाँ जो बनेगा वो 2 डिग्री, हमें पता है 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री थोड़ी देर रह पाएगा, उसका लाइफ टाइम 1 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसीलिए इसको रिमेनिंग किया। आगे ये एक बार देखो रेडिकल मोनोमर यूनिट में बन गया ना, एक बार बनते ही क्या हो गई, चेन इनिशिएट हो गई, ठीक है। उसके बाद वाली हर वो स्टेप जिसमें जिसमें रिएक्टेंट भी रेडिकल है और रिएक्टेंट से कोई अदर स्पेशल कांटेक्ट में आ रही है और प्रोडक्ट भी रेडिकल बन रहा है, हर वो स्टेप जिससे प्रोडक्ट भी रेडिकल बन रहा है और कोई नया रेडिकल बन रहा है डिफरेंट टाइप का, उस उन सब स्टेप को कहते हैं किसी चेन रिएक्शन में चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। ओके, ये पहचानने का तरीका है, ध्यान रखना। यहाँ पर स्टार्टिंग में न्यूट्रल स्पीशीज थी और रेडिकल बचा, फिर अब क्या होगा, रेडिकल से ही स्टार्ट होनी है स्टेप और रेडिकल पे ही फिनिश, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो लिखिएगा चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप या क्या बोलते हैं इसको, श्रृंखला संचरण पद, है ना, श्रृंखला संचरण पद। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, जो भी चेन इनिशिएट हो गई रेडिकल बन गया, ये रेडिकल मीडियम में प्रेजेंट नेक्स्ट मोनोमर यूनिट के कांटेक्ट में आएगा। मीडियम में बहुत सारे मोनोमर यूनिट है ना जिनका आपको पॉलीमराइजेशन करवाना है, बस उनके कांटेक्ट में आएगा, फिर उनका फिर से समांश विखंडन और होमोलैटिक क्लीवेज से क्या हो जाने वाला है, ये पुराना रेडिकल नए रेडिकल से बॉन्ड फॉर्मेशन और एक न्यू रेडिकल फिर से जनरेट हो जाएगा, राइट। तो मोनोमर यूनिट यही थी हमारी, CH2 डबल बॉन्ड CH X। ओके, रेडिकल के कांटेक्ट में ये पाई बॉन्ड आएगा तो उसका होमोलाइटिक क्लीवेज। ओके, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, अब बस बनाते जाओ, RO CH2 CH X, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH X, राइट, और यहाँ एक रेडिकल। इसी तरीके से आगे से आगे जितने भी मोनोमर यूनिट है, मान लीजिए n मोनोमर यूनिट है, वो इसके कांटेक्ट में आएगी और n टाइम रिपीटेशन होगा इसी तरीके से,
और क्या बन जाएगा, n टाइम रिपीट होके चेन बन जाएगी। तो मैं ये लिख दूँ n मोनोमर यूनिट दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHX। ओके, देन सबका उसी तरीके से होमोलैटिक क्लीवेज होगा। मैं इसको एक स्टेप में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, RO CH2 CHX CH2 CH2, सॉरी एक्स आएगा ना यहाँ पे, एक्स CH2 CH। आगे सुनिएगा, ये इस तरीके से होमोलैटिक क्लीवेज होता जाएगा, एन टाइम ही रिपीट होते जाएंगे, लेकिन लास्ट में जाके जहां तक भी ये प्रोपेगेट हो रही है, आगे जाके जब लास्ट जो भी मोनोमर यूनिट होगी वहां जाके रेडिकल तो बचना ही है ना, रेडिकल तो न्यूट्रल नहीं होगा, जो रेडिकल है वो बचेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लास्ट में एक रेडिकल लगा देती हूँ, और ये वाली यूनिट ये होगी ना CH2 CHX, ये बार बार रिपीट होगी, तो मैं N लिख दूँ। ओके, ये हुई चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। ध्यान रखिएगा, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप हर वो स्टेप जिसमें जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है, जैसे यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है तो फ्री रेडिकल से स्टार्ट होने वाली है और फिनिश होगी वो भी फ्री रेडिकल, ऐसे हर स्टेप क्या कहलाएगी, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप कहलाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन स्टेप इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप या क्या कह सकते हैं, श्रृंखला समापन पद, राइट। ओके, चेन टर्मिनेशन जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन में, चेन टर्मिनेशन दो टाइप से पॉसिबल है। याद होगा मैंने फर्स्ट ईयर में ही बताया था आपको, दो टाइप से पॉसिबल है। लिखिएगा, फर्स्ट टाइप है बाय कपलिंग रिएक्शन, बाय कपलिंग या युग्मन के द्वारा, किसके द्वारा, युग्मन के द्वारा चेन टर्मिनेट हो सकती है। अच्छा, चेन टर्मिनेट का मीनिंग क्या है, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल है, जो भी रेडिकल स्पीशीज लास्ट में बनी वो किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रल हो जाए, यानी प्रोडक्ट में रेडिकल जो चेन प्रोपेगेट हुई वहीं से स्टार्ट होनी है रिएक्शन, ये स्टेप स्टार्ट होनी है और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, उससे क्या कहेंगे, चेन टर्मिनेट। एक बार स्पीशीज न्यूट्रल हो गई तो फिर उसके बाद तो रिएक्शन रुकी जाएगी ना, जब तक रेडिकल बनते जा रहे हैं तब तक रिएक्शन आगे से आगे प्रोसीड होती जाएगी, और मोनोमर यूनिट जब तक है तब तक। फाइनली जब जब ये न्यूट्रल हो जाएगी किसी भी रीजन से, तो क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेट हो जाएगा। और वो चेन टर्मिनेट कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जितनी भी मोनोमर यूनिट है सारी एड हो के बाद ही चेन टर्मिनेट हो, है ना, कभी भी हो सकता है। तो सुनिएगा, कपलिंग के थ्रू कैसे होती है चेन टर्मिनेट, तो वेरी सिंपल, मैं यही वाली चेन उठा लेती हूँ, RO CH2 CH X CH2 CHX, then and CH2 CHX, ठीक है, ये स्पीशीज है, ये एक चेन है, ये चेन सेम ऐसी ही चेन के कांटेक्ट में आ जाए या किसी अदर चेन जिसमें एन चेंज है हो सकता है उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो रेडिकल रेडिकल कांटेक्ट में आ गए और रेडिकल रेडिकल जैसे ही कांटेक्ट में आ गई तो क्या हो जाता है, हम सबको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, बॉन्ड बन जाता है। ये लो मैंने सेम ऐसी चेन बना दी, ये रेडिकल 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 बॉन्ड फॉर्मेशन, फाइनली ये बन जाएगा RO। युग्मन का है, कपलिंग से दोनों सेम चेन आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जानी है, RO CH2 CHX CH2 CHX। ओके, तो फिर से बनाना पड़ेगा, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, RO
CH2 CHX, then CH2 CHX whole and right, CH2 CHX। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, आपको समझ में आएगा। CH2 CHX more than CH2 CHX, यहाँ लिख दो। ये रेडिकल सेम ऐसे ही रेडिकल के कांटेक्ट में आया और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। मैं ऐसे बना दूँ CH, ये लो X, CH2, देन CH2 सिंगल बॉन्ड CHX का होल एंड CHX CH2, ये लीजिए RO। ये बन गया प्रोडक्ट। ओके, ये बन गया पॉलीमर। चेन टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई रेडिकल नहीं बचा है, अब आगे ये किसी स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। दिस इज पॉलीमर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज बाय डिसप्रोपोर्शनेशन। मैंने कहा था ना, दो टाइप से चेन टर्मिनेट हो सकती है फ्री रेडिकल वाली। तो लिखिएगा बाय डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन या असमानुपातन के द्वारा। ओके, इसमें क्या होता है, ऐसे ही कोई दो चेन आई कांटेक्ट में, लेकिन होता क्या है, यहीं से समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये रेडिकल जो बना हुआ है ना, ये रेडिकल किसी अदर रेडिकल कांटेक्ट में आने से पहले ही इसके जस्ट पास वाले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए तो यहाँ रेडिकल बन जाएगा। रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और वो जो एच रेडिकल बचा वो किसी अदर चेन पर ट्रांसफर हो जाए, जैसे ये वाली चेन लो, इस पर ट्रांसफर हो जाए। होना तो यही वही दो है ये, लेकिन एक के एच रेडिकल का दूसरे चेन पर ट्रांसफर हो जाना। ओवरऑल ये दोनों कपल नहीं होते हैं, एक से एच प्लस एच रेडिकल दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो मैं लिख दूं सेम वही स्पेशल लिख दूं, RO CH2 CHX, then CH2 CHX, then CH2 CHX, और ये रेडिकल। ओके, इस यूनिट का एन टाइम है प्लस, आगे सुनना, RO CH2 CHX CH2 CHX। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, CH एक एच में यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक एच और एक एच यहाँ लिखा है, ठीक है, CHX। ओके, और ये रेडिकल ये लो, इसका होल है। होना क्या है, मैंने क्या बताया अभी, एक चेन में प्रेजेंट जो रेडिकल है उस रेडिकल के जस्ट पास वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए। तो ये लो, होमोलाइटिक क्लीवेज ऐसे ही होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाए तो ये एच रेडिकल फ्री हो जाएगा, और यहाँ जो रेडिकल बचेगा वो इससे बॉन्ड फॉर्मेशन, रेडिकल रेडिकल पास पास पे तो पाई बॉन्ड बन जाएगा ना, राइट। एच रेडिकल जो बचा वो अदर चेन में ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर वो इसको न्यूट्रल कर देगा। ओवरऑल दोनों आपस में न्यूट्रल हो गए, बट पैटर्न डिफरेंट था, दोनों ऐड नहीं हुए हैं, इससे डिफरेंट था, एच रेडिकल का दूसरे चेन में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नॉन एज डिसप्रोपोर्शनेशन, RO
CH2 CHX CH2 CHX का होल है। आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ CH2, यहाँ लिख दूँ ना, CH2 हो जाएगा ये भी, और इस पे X अटैच है, यही होगा ना, CH2 देन CH, एक H यहाँ से ट्रांसफर होगा तो CH2 और ये X हो गया न्यूट्रल। आगे चलते हैं, आप पूरा सीधा लिखिएगा, है ना, प्लस ये स्पीशीज कैसे बन जाएगी, RO CH2 CHX CH2 CHX होल N, देन यहाँ पे CH, एक H रेडिकल आउट हो गया ना, रेडिकल बना था यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ भी ऑलरेडी एक रेडिकल था जिस पर X था, वो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओके, इस तरीके से चेन टर्मिनेट हो गई, दोनों न्यूट्रल स्पीशीज है, डेट मीन्स अब ये फर्दर किसी मोनोमर यूनिट के कांटेक्ट में आएगी तो किसी का होमोलैटिक क्लीवेज नहीं करवाएगी, ऐड नहीं होगी, आगे ऐड और मोनोमर यूनिट नहीं हो सकती इनके, दैट मीन्स चेन टर्मिनेट हो चुकी है, रिएक्शन फिनिश हो चुकी है। ओके, सो ये थी फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन। आगे एक और कर लेते हैं, दैट इज, हेडिंग लगाइएगा, आयनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन। और आयनिक भी नोटेड दो टाइप की थी, कौन कौन सी थी, एक तो कैटायनिक और एक कौन सी थी, एनायनिक, राइट। लिखिएगा, फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा इसमें, कैटायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ऐसे लिख दो, कैटायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ओके, जैसा कि हमने देखा, जो फ्री रेडिकल एडिशनल पॉलीमराइजेशन थी उसके लिए इनिशिएटर चाहिए था, रेडिकल इनिशिएटर, तभी रिएक्शन पॉसिबल थी। जैसे पेरोक्साइड लिया हमने फोटोकेमिकल कंडीशन में, एक बार रेडिकल बन गया उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसी तरीके से जो कैटायनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन है उसमें, या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करने के लिए एसिड चाहिए होता है। ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में स्टार्ट होती है, ठीक है। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद तो फिर हो ही जाएगी। तो लिखिएगा, कैटायनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक मैकेनिज्म of polymerization takes place in presence of Lewis acid, in the presence of Lewis acid भी हो सकता है या कोई एसिड भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। in the presence of acid या Lewis acid, okay? And in this mechanism intermediate carbocation
intermediate carbocation will be formed. हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे धनायनिक, ऐसे लिखो, पॉलीमराइजेशन की धनायनिक मैकेनिज्म में, धनायनिक क्रियाविधि, सॉरी ऐसे लिखना, बहुलकीकरण की धनायनिक क्रियाविधि अम्ल की उपस्थिति में होती है। इस क्रियाविधि में कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। ठीक है, ओके ओके, इसकी मैकेनिज्म हम जस्ट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिलहाल। ओके ओके, थैंक यू।